नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अभ्यास सीरीज़ में। अभ्यास सीरीज़ में हम सभी सब्जेक्ट्स का रिवीजन कर रहे हैं थ्रू PYQ MCQs। तो इंडियन पॉलिटी का चैप्टर 17 सुप्रीम कोर्ट का सेकंड पार्ट है जिसमें हम 25 PYQs करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द जुडिशियल रिव्यू मीन्स डेट द सुप्रीम कोर्ट। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जुडिशियल रिव्यू होता क्या है। तो देखो, पार्लियामेंट के द्वारा पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट के द्वारा कोई लॉ को इनेक्ट किया गया, लॉ को बनाया गया, किसी लॉ को फॉर्मुलेट किया गया। ठीक है। यहाँ एग्जीक्यूटिव मतलब गवर्नमेंट के द्वारा कोई ऑर्डर दिया गया। अब देखिए, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा कोई लॉ को क्रिएट किया गया, फॉर्मुलेट किया गया, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव और गवर्नमेंट के द्वारा कोई ऑर्डर दिया गया। अगर ये लॉ और ऑर्डर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक स्ट्रक्चर है, कॉन्स्टिट्यूशन जो बेसिक स्ट्रक्चर है, अगर उसके अगेंस्ट है, ठीक है, लॉ और ऑर्डर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके अगेंस्ट है, तो हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ध्यान रखना, तो हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन लॉ को, इन ऑर्डर को इनवैलिड घोषित कर सकती है। फिर से समझो, पार्लियामेंट के द्वारा और स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा कोई कानून बनाया गया, कोई लॉ बनाया गया, या एग्जीक्यूटिव या गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उनके द्वारा कोई ऑर्डर दिया गया। ठीक, अगर ऐसे लॉ और ऑर्डर हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऐसे लॉ और ऑर्डर को इनवैलिड घोषित कर दी जाएगी। ठीक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाता है हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। ध्यान रखना, दोनों के पास है। इसी चीज़ को हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट के पास भी है और हाई कोर्ट के पास भी पावर है जुडिशियल रिव्यू की। अब देखिए, जुडिशियल रिव्यू आया कहाँ से, जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट कहाँ से आया है, वो है हमारे USA से। कहाँ से है, USA से। और देखिए, USA से हमने 6 प्रोविजंस को ले रखा है। कितने, 6 को ले रखा है, 6 चीज़ों को अडॉप्ट करके रखा हुआ USA कॉन्स्टिट्यूशन से। कौन से, पहला फंडामेंटल राइट्स, दूसरा इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, तीसरा जुडिशियल रिव्यू जो भी बताया आपको, चौथा इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 61 पढ़ा होगा आपने, है ना, और रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, मैंने आपको बताया है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जजेस को कैसे रिमूव किया जाता है। और लास्ट कौन सा है, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो ध्यान रखिएगा, USA से हमने क्या क्या चीज़ ले रखी है, एक तो फंडामेंटल राइट्स को, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट आर्टिकल 61 में है, रिमूव ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, एंड लास्ट वन इज पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, है ना। तो ये बंद करते हैं स्क्रीन, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। 26, सर जुडिशियल रिव्यू मीन दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज़ अ फाइनल अथॉरिटी ओवर ऑल इश्यूज। नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं बल्कि हाई कोर्ट के पास भी है। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनल अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, कैन चार्ज द एलिगेशंस अगेंस्ट द प्रेसिडेंट, नहीं। कैन रिव्यू द इशू डिक्लेयर बाय द हाई कोर्ट, नहीं। कैन डिक्लेयर इलीगल एनी लॉ ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो 26 का क्या है, डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, द सिस्टम ऑफ द जुडिशियल रिव्यू इज प्रिवेंटेड इन, मैंने बताया था अभी जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया हमने, USA से ले रखा है। ठीक है, तो USA के अंदर भी है और हमारे इंडिया के अंदर भी है, तो 27 का डी। 28, जुडिशियल रिव्यू इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन, देखना, जुडिशियल रिव्यू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो जुडिशियल रिव्यू है वो किसके ऊपर बेस्ड है, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। अच्छा, ये वाला जो प्रोविजन है प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, कौन से कंट्री से अडॉप्ट किया गया है, कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया गया है, जापान से, है ना। जापान से हमने प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ को अडॉप्ट किया गया है। और जुडिशियल रिव्यू किसके ऊपर बेस्ड है, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 29, हु हैज़ द लास्ट अथॉरिटी टू एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन है, सुप्रीम कोर्ट। देखो, सुप्रीम कोर्ट को गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, है ना, फंडामेंटल राइट्स और कस्टडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है,
ये कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन का डिसाइड करेगा कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के जो इंटरप्रिटेशंस होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के जो इंटरप्रिटेशंस होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही डिसाइड किए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से बोल सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, क्योंकि हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकते। इसलिए कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 30, हु इज द कस्टोडियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? अभी बताया था मैंने, कस्टोडियन सॉरी, कस्टोडियन कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, देखो कितने बार पूछा गया है। MBPS प्री 2010, 2015, 2016, IS प्री 2015। तो ध्यान रखिए कस्टोडियन कौन है? सुप्रीम कोर्ट। और पूछा जाए गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स वो भी सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 31, given below are the two statements, one is labeled as assertion and the other as reason. Assertion: the Supreme Court of India has exclusive jurisdictions regarding the constitutional validity of the central law. अभी मैंने बताया था कि सेंटर के द्वारा, ठीक है, पार्लियामेंट के द्वारा या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा कोई लॉ को पास किया है, लॉ को फॉर्मुलेट किया है, अगर ऐसा लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अगेंस्ट है, जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन के उनके अगेंस्ट है, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाता है। ठीक है, तो एक्सक्लूसिव पावर नहीं है। ठीक है, तो एक्सक्लूसिव पावर नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट भी डिक्लेयर कर सकता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इनवैलिड डिक्लेयर कर सकता है, तो हाई कोर्ट। रीजन: द सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। गार्जियन जरूर है लेकिन ये गलत है, तो हमारा R इज ट्रू, R is true and A is false। 31 का D। क्वेश्चन नंबर 32, हु हैज़ द राइट टू सीक द एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ द लॉ? ठीक, इसके लिए हम अपने स्क्रीन को खोलते हैं, ब्लैंक स्क्रीन। अब देखिए यहाँ है हमारे प्रेसिडेंट, रुकिए 2 मिनट, यहाँ है हमारे प्रेसिडेंट और यहाँ पर हमारे सुप्रीम कोर्ट। अब देखो प्रेसिडेंट एडवाइस ले सकते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट की, किस मैटर पर? ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट। ठीक है, उनको किसी लॉ के ऊपर कोई एडवाइस लेनी हो, ओपिनियन लेनी हो सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट मतलब जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एडवाइस दी गई, ओपिनियन दी गई प्रेसिडेंट को, तो क्या ये एडवाइस प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग है? तो आंसर है नहीं। प्रेसिडेंट चाहे तो इस ओपिनियन को, इस एडवाइस को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 143 के अंदर मेंशन है। ठीक है, कौन सा ये? आर्टिकल 143, एडवाइजरी जुरिडिक्शन है ये। ठीक है, आपने पढ़े होंगे, एडवाइजरी जुरिडिक्शन है हमारे सुप्रीम कोर्ट का। ब्लैंक स्क्रीन बंद। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 फिर से पढ़ते हैं। हु हैज़ द राइट टू सीक द एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ? कौन है? प्रेसिडेंट। ठीक है, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 143। क्वेश्चन नंबर 33, वाई होम द जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी इनलार्ज्ड? देखिए एक आर्टिकल पढ़ा होगा आपने इनलार्ज करने का, वो है आर्टिकल 138। आर्टिकल 138 में बोल रखा है कि सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन, सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन या पावर को इनलार्ज किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, किसके द्वारा? पार्लियामेंट के द्वारा, बाय मेकिंग अ लॉ। ठीक है, फिर से समझो, पार्लियामेंट लॉ के द्वारा, लॉ को बनाकर सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शंस को और पावर्स को बढ़ा सकती है, इनलार्ज कर सकती है। ठीक है, तो 33 का क्या हो गया? सी। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 138। क्वेश्चन नंबर 34, विद द रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, नो हाई कोर्ट शैल हैव द जुरिडिक्शंस टू डिक्लेयर एनी सेंट्रल लॉ टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड। नहीं, मैंने बता चुका है आपको, जुडिशियल रिव्यू किस किस के पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास भी है और हाई कोर्ट के पास भी है, तो नो, तो मान लो ये गलत हो गया। ठीक है, सेकंड, एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया। नहीं, ये भी गलत हो गया। कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, मतलब एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया कैन बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका क्या होगा? बोथ आर रॉन्ग, मतलब 34 का डी। 35th, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया टेंडर एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑन द मैटर ऑफ द लॉ और फैक्ट्स। कौन सा आर्टिकल बताया था मैंने? आर्टिकल 143, एडवाइस जुरिडिक्शंस। ठीक है, तो ओनली इफ ही सीक सच एडवाइस,
ओनली जब प्रेसिडेंट एडवाइस को लेंगे तब, ठीक है, मांगेंगे तब। क्वेश्चन नंबर 36, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया सुप्रीम कोर्ट सेफगार्ड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स। तो कौन से? आर्टिकल 32, ठीक, आर्टिकल 32, ठीक। अगर मैं यहाँ पर सुप्रीम को काट दूँ और यहाँ पर हाई कोर्ट लिख दूँ, फिर क्वेश्चन पढ़ना, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हाई कोर्ट सेफगार्ड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीजन। तो क्या हो जाता? आर्टिकल 226, ठीक है। अब देखो 74 क्या है? 74 में ये वर्क है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जिसके हेड होंगे हमारे पीएम, किसके लिए? टू एड एंड एडवाइस, किसको? प्रेसिडेंट को, ठीक है। क्या बोल रखा है आर्टिकल 74 में? देयर शैल बी द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और आर्टिकल 56 में क्या है? अगर आपने प्रेसिडेंट वाली वीडियो देखी होगी तो आर्टिकल 56 में बता रखा है ये टर्म है, ठीक है, टर्म ऑफ प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 37, टू बिकम अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अ पर्सन मस्ट बी द एडवोकेट इन द हाई कोर्ट फॉर द एटलीस्ट हाउ मेनी ईयर्स। देखो इसको मैं आपको स्क्रीन पे ले जाता हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बनने के लिए तुम्हारे पास 2 क्राइटेरिया होने चाहिए। पहला कि वो सिटीजन होना चाहिए, दूसरा कि इन तीनों में से कोई एक, क्या? कि हाई कोर्ट में जज होना चाहिए कितने साल के लिए? 5 साल के लिए, ठीक है। मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हाई कोर्ट में जज रहा हो 5 साल के लिए, वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज बन सकता है, मतलब वो एलिजिबल है। या फिर ध्यान रखना और रही है ना, और हाई कोर्ट में एडवोकेट हो, क्या हो? एडवोकेट हो फॉर 10 ईयर्स, ठीक है, तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। और एमिनेंस ज्यूरिस्ट, कैसा? एमिनेंस ज्यूरिस्ट, तो वो भी हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस बन सकते हैं। फिर से समझते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस बनने के लिए तुम्हारे पास 3 चीज़ होनी चाहिए, कोई एक होनी चाहिए, मतलब इन तीनों में से कोई एक। यहाँ पे वो हाई कोर्ट के जजेस की जो पोजीशन है, ऑफिस है, उसको होल्ड करे 5 साल के लिए। यहाँ पे हाई कोर्ट के एडवोकेट रहा हो कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। यहाँ एमिनेंस ज्यूरिस्ट हो, ठीक है, जब भी आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बनने के काबिल हो। इन तीनों में से कोई एक। तो करते हैं स्क्रीन बंद, फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन 37, टू बिकम द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अ पर्सन मस्ट बी द एडवोकेट इन द हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट हाउ मेनी ईयर्स? 10 ईयर्स। एडवोकेट फॉर द 10 ईयर्स। अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दूँ, एडवोकेट को काट दूँ और यहाँ पर लिख दूँ जज, फिर क्वेश्चन पढ़ना, टू बिकम अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अ पर्सन मस्ट बी एन जज इन हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट हाउ मेनी ईयर्स? कितने साल? 5 ईयर्स। तो ध्यान रखिएगा, जजेस के लिए, हाई कोर्ट के जजेस के लिए 5 साल और एडवोकेट के लिए 10 साल, 10 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस come under the jurisdictions of the high court and the supreme court? ओके, dispute between the center and the states, नहीं, ये हमारी क्या है? ये हमारी ओरिजिनल जुरिडिक्शन है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन है, आर्टिकल 131 में, है ना। किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास। डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट्स, नहीं, ये भी हमारी ओरिजिनल जुरिडिक्शन है, आर्टिकल 131 सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है। इनफोर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, हाँ, ये हमारे पास हाई कोर्ट के पास भी है, फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने का अधिकार हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के पास भी है और हाई कोर्ट के पास भी है। तो देखो हाई कोर्ट का कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 226, और सुप्रीम कोर्ट के पास कौन सा है? आर्टिकल 32। ध्यान रखिएगा। प्रोटेक्शन फ्रॉम वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है, ठीक। तो इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, ये हमारे कॉमन जुरिडिक्शन है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? ओके, फर्स्ट, इट हैज़ अ एक्सक्लूसिव पावर टू इशू द रिट्स टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पावर। देखिए यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया एक्सक्लूसिव, ठीक है, एक्सक्लूसिव नहीं है क्योंकि हाई कोर्ट के पास भी ये पावर है, ठीक है। फर्स्ट समझो, पीपल्स के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रिट्स को इशू कर सकते हैं, ठीक है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 32 फॉर सुप्रीम कोर्ट एंड आर्टिकल 226 फॉर 32 फॉर सुप्रीम कोर्ट,
सही था मैं, 226 फॉर हाई कोर्ट्स, 32 सुप्रीम कोर्ट के लिए और 226 हाई कोर्ट्स के लिए। बी पढ़ते हैं। वैसे हमारा आंसर तो यही है, ठीक है, वो यहाँ पर एक्सक्लूसिव बोल रखा है, एक्सक्लूसिव नहीं है बल्कि हाई कोर्ट भी रेट्स को इशू कर सकते हैं, लेकिन बी समझ लेते हैं थोड़ा सा। इट हैज़ ए ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव जुडिक्शंस इन इंटर गवर्नमेंटल डिस्प्यूट्स, बिल्कुल सही है। आर्टिकल कौन सा है, 131, कौन सा, ओरिजिनल जुडिक्शंस। इट हैज़ एडवाइजरी जुडिक्शंस ऑन द क्वेश्चंस ऑफ द लॉ और द फैक्ट विच मे बी रेफर्ड टू इट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन सा आर्टिकल है, अभी मैंने बताया था, एडवाइजरी जुडिक्शन 143। इट हैज़ पावर टू रिव्यू इट्स ओवन जजमेंट और ऑर्डर। ये कौन से आर्टिकल में है कि मतलब देखो कौन से आर्टिकल में ये वाला, आर्टिकल 137, ठीक है। इसका मैं तुमको एक वो बताता हूँ, देखो ये 2018 है, ये 2023 है। मैं आर्टिकल 137 बता रहा हूँ आपको, ये रिव्यू वाला है ना। 2018 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑर्डर, कोई भी जजमेंट दी गई थी, ठीक है, कोई भी जजमेंट दी गई थी। क्या अब 2023 के अंदर, क्या 2023 के अंदर सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट को चेंज कर सकते हैं? फिर समझो, 2018 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट दी थी, लेकिन 2023 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस जजमेंट को चेंज कर दिया गया, तो क्या चेंज किया जा सकता है? तो आंसर है यस, चेंज किया जा सकता है, रिव्यू किया जा सकता है। कौन सा आर्टिकल है, अभी मैंने बताया था, आर्टिकल 137, ठीक है। इट हैज़ पावर टू रिव्यू इट्स ओवन जजमेंट और ऑर्डर, ठीक। तो इसका आंसर क्या था, 39 का ए, एक्सक्लूसिव नहीं है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास पावर है। क्वेश्चन नंबर 40, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जस्टिस वी आर कृष्ण अय्यर वाज द चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया, बिल्कुल। सेकंड, जस्टिस वी आर कृष्ण अय्यर इज कंसिडर एज वन ऑफ द प्रोगिनेटर ऑफ द पिल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस इन इंडियन जुडिशियल सिस्टम, बिल्कुल सही है। देखो सबसे पहले हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन समझ लेते हैं क्या होता है। खुल जाओ ब्लैंक स्क्रीन, ठीक। यहाँ पर मैं तो आपको दो केस बता रहा हूँ, तो दो चीज़ बता रहा हूँ, है ना। देखिए, एक हमारा ट्रेडिशनल रूल था लोकस स्टैंडाई का, लोकस स्टैंडाई। देखिए, लोकस स्टैंडाई एक ट्रेडिशनल रूल है जिसमें यह कहा जाता था कि एक व्यक्ति है, अगर इस व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स, इस व्यक्ति के राइट्स का वॉयलेशन हुआ है, इस व्यक्ति के, ये वाला जो व्यक्ति है इसके राइट्स का वॉयलेशन हुआ है, तो ओनली यही व्यक्ति कोर्ट के अंदर जा सकता है, ठीक है। ओनली विक्टिम ही कोर्ट के अंदर जा सकता है, ठीक है, न्याय के लिए। अब देखो, ये हमारा लोकस स्टैंडाई। अब आता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। अब ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, जो पिल है वो हमारे लोकस स्टैंडाई के अगेंस्ट है। अगेंस्ट कैसा है, मान के चलो इस व्यक्ति के राइट्स का वॉयलेशन हुआ है, ठीक। अब ये जाना नहीं चाहता, यहाँ पे जाने से घबरा रहा है, क्यों, इलिटरेट है, यहाँ पे जो जुडिक्शन का जो कॉस्ट है वो ज़्यादा हाई है, तो इसके बिहाफ पे ये वाला व्यक्ति जा सकता है, ध्यान रखना, ये इसके बिहाफ पे ये वाला व्यक्ति कोर्ट के अंदर जा सकता है, तो इसी को बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। लेकिन वो कैसा होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। पब्लिक जो उस केस के अंदर जो मैटर आया वो पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर पे, इसके बिहाफ, विक्टिम के बिहाफ पे दूसरा व्यक्ति जा सकता है, और लोकल स्टैंडे पे जो विक्टिम है वही हमारे कोर्ट के अंदर जाएगा, लेकिन पिल के अंदर विक्टिम के बिहाफ पे और कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट मतलब कोर्ट के अंदर जा सकता है, ये जरूरी नहीं है। अच्छा, पिल कहाँ पर जाएगी, ओनली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ध्यान, पिल ओनली कहाँ पर की जा सकती है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो आशा करता हूँ पिल का मतलब समझ गए होंगे क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और लाई कहाँ से, पिल को लाई कहाँ से, कौन से कंट्री से अडॉप्ट की थी, यूएसए से। तो देखो, पिल को हमारे इंडिया के अंदर किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, वी आर कृष्ण अय्यर, एक और थी पीएन भगवती, ठीक है, याद रखिएगा, पीएन भगवती और वी आर कृष्ण अय्यर। तो स्टेटमेंट बोथ आर ट्रू, पिल का मतलब समझ में आ गया हो। क्वेश्चन नंबर 41, द सोर्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया इज, देखो जो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी थी, ठीक है, वो कहाँ से आई थी, केशवानंद भारती केस 1973 में, है ना।
केशवानंद भारती केस में जो डॉक्ट्राइन थे बेसिक स्ट्रक्चर का वो दिया गया था, लेकिन अप्रूवल कब हुआ था? अप्रूव किस में किया था? मिनर्वा मिल्स केस में, ठीक है, 1980 में। तो ध्यान रखना, केशवानंद भारती केस के अंदर जो डॉक्ट्राइन थे बेसिक स्ट्रक्चर, जो थ्योरी थी बेसिक स्ट्रक्चर निकल के आई और अप्रूव किया गया था मिनर्वा मिल्स केस के अंदर, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। द सोर्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया इज, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो ये है ही नहीं। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ये किसी से निकल के आई है, किससे? केशवानंद भारती केस से। क्वेश्चन नंबर 42, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग इट्स जजमेंट? ओके, इट कैन चेंज द जजमेंट, बिल्कुल सही है। मैंने अभी आपको एक आर्टिकल बताया था, कौन सा? आर्टिकल 137। इसमें क्या था कि 2018 में और 2023 में, ठीक है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट दी गई थी, ठीक है। तो अब क्या 2023 में, 2018 में जो जजमेंट दी गई थी, क्या सुप्रीम कोर्ट 2023 में अपने जजमेंट को चेंज कर सकते हैं या अपने जजमेंट को रिव्यू कर सकते हैं? तो आंसर है यस, कर सकते हैं, ठीक है। तो इट कैन चेंज द जजमेंट, आर्टिकल 137, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43, द सुप्रीम कोर्ट होल्ड इट्स मीटिंग इन इंडिया बट इट कैन मीट एल्सवेयर? बिल्कुल, ये हमारा आर्टिकल 130 है। कौन सा है? आर्टिकल 130। देखो मैं एक कंडीशन बताता हूँ आपको, मान के चलो जो सुप्रीम कोर्ट है वो मेनली कहाँ बैठती है? दिल्ली में बैठती है, ठीक है। मान के चलो दिल्ली में कोई टेररिस्ट अटैक हो जाता है या फ्लड आ जाता है, भाई कोई फ्लड आ जाता है, टेररिस्ट अटैक क्यों कर पाए, हम फ्लड लगवाते हैं ना। तो मान के चलो कि न्यू दिल्ली में फ्लड आ जाता है, फ्लड आ गया तो सुप्रीम कोर्ट अपने सेशन या अपनी जो हियरिंग होती है उसको नहीं कर सकते, मतलब दिल्ली के अंदर फ्लड आने के कारण जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने सेशन को कंटिन्यू नहीं कर सकते, होल्ड नहीं कर सकते। तो क्या वो आगरा के अंदर, सुप्रीम कोर्ट अपनी मीटिंग को आगरा के अंदर कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट अपनी जो सेशन है, सुप्रीम कोर्ट जो अपनी हियरिंग है वो आगरा के अंदर कर सकते हैं, मीटिंग आगरा के अंदर कर सकते हैं? तो आंसर है यस, कर सकते हैं। कौन करवाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। किसकी अप्रूवल? अप्रूवल चाहिए हमें प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट की मंजूरी से, प्रेसिडेंट से एडवाइस लेके, ओपिनियन लेके, रिकमेंडेशन लेके हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट की जो मीटिंग है वो न्यू दिल्ली के बाहर करवा सकते हैं, किसी भी जगह पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 43 फिर से। द सुप्रीम कोर्ट होल्ड इट्स मीटिंग इन न्यू दिल्ली बट इट कैन मीट एल्सवेयर विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट? बिल्कुल, ठीक है, विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। और कौन करवाएंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट, ओपिनियन लेनी पड़ेगी प्रेसिडेंट की। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल याद रखेगा 130, ठीक है, समझ में आ गया होगा। 43 प्लीज, मैं बता चुका हूँ, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और कहाँ से लिए थे? यूएसए से लिया गया। किसके द्वारा? वी आर कृष्ण अय्यर और पीएन भगवती, और पीएन भगवती के द्वारा बिल का जो कंसेप्ट था इसको इंट्रोड्यूस किया था हमारे इंडिया के अंदर। क्वेश्चन नंबर 44, वेयर कैन अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बी फाइल्ड? मैंने बताया था आपको, पिल हाई कोर्ट के अंदर भी जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी की जा सकती है। तो बोथ इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, बताता ना। 45, द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ऑरिजिनेटेड इन, मैंने क्या बताया था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहाँ से ली गई है? यूएसए से। तो ऑरिजिनेट हमारी कहाँ पर हुई है? यूएसए के अंदर। तो 45 का सी, यूएसए। 46, अंडर विच लॉ इज इट प्रिस्क्राइब दैट ऑल द प्रोसीडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया शैल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज? देखो इसका एक आर्टिकल है, आर्टिकल 348। आर्टिकल 348 में बोल रखा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग होंगी वो पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में की जाएंगी। फिर से समझते हैं, सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग होंगी वो इंग्लिश लैंग्वेज में की जाएंगी, ये आर्टिकल 348 के अंदर कह रखा है, ठीक है, आर्टिकल 348। तो 46 का आंसर क्या है? डी। 47, द पावर टू डिसाइड एन इलेक्शन पैटिशंस फॉर द स्टेट इट वेस्टेड इन, तो ध्यान रखिएगा कौन करते हैं? सुप्रीम कोर्ट। समझो, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा या राज्यसभा या स्टेट असेंबली, अगर इन मतलब
इन सभी के अगर इलेक्शंस के अंदर कोई भी डिस्प्यूट होता है, ठीक है, इलेक्शंस के डिस्प्यूट होते हैं इन सभी को लेके, किस किस के इलेक्शंस में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, लोकसभा के, राज्यसभा के और लेजिस्लेटिव असेंबली के, अगर इन सभी के इलेक्शंस में डिस्प्यूट होता है तो कौन डिसाइड करेगा? सुप्रीम कोर्ट। ध्यान में, कौन डिसाइड करता है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया जाता है, डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन? अभी मैंने बताया था लोकस स्टैंडी के अगेंस्ट है, ठीक है। लोकस स्टैंडी क्या बोलता था कि जो विक्टिम है जिसका राइट्स का वॉयलेशन हुआ है, ओनली वही जा सकता है कोर्ट के अंदर, ठीक है। लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या कहता है कि विक्टिम के बिहाफ पे, विक्टिम की जगह पे दूसरा व्यक्ति कोर्ट के अंदर जा सकता है, ठीक। तो पढ़ते हैं, एनीथिंग ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट, नहीं। अ केस ब्रॉट बाय द विक्टिम टू द कोर्ट इन्वॉल्विंग पब्लिक इंटरेस्ट, ये तो हमारा लोकस स्टैंडी हो गया। अ केस ब्रॉट बाय द एनीवन टू द कोर्ट इन्वॉल्विंग पब्लिक इंटरेस्ट, बिल्कुल 48 का सी। केस को ब्रॉड किया जा सकता है किसी के भी द्वारा कहाँ पर? कोर्ट के अंदर, लेकिन उसमें पब्लिक इंटरेस्ट होना चाहिए, बता चुका आपको। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। 49th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया हैड द अपॉर्चुनिटी टू एक्ट एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ओके, देखो, अगर आपने मेरी प्रेसिडेंट वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें बताया कि 2 प्रेसिडेंट ऐसे थे जो अपने ऑफिस में डेथ हो गए थे, मतलब जो टर्म होता है 5 ईयर, उसके अंदर उनकी डेथ हो गई थी। कौन थे? फ़खरुद्दीन अली अहमद, क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, और ज़कीर हुसैन, तो ठीक है। अब देखिए, ज़कीर हुसैन की डेथ हुई थी, ठीक है, तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट बने थे कौन? वीवी गिरी, ठीक है। जब वीवी गिरी लेकिन वीवी गिरी ने क्या दे दिया? रिजाइन दे दिया, ठीक है, वीवी गिरी के द्वारा रिजाइन दे दिया, ठीक है। तो इसकी जगह पर, ठीक है, फिर उनकी जगह पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे प्रेसिडेंट बने। देखो क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट अगर मर जाते हैं, प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, यहाँ पे किसी कारणवश उनको निकाल दिया जाता है, तो प्रेसिडेंट की जगह पर कौन लेगा? वाइस प्रेसिडेंट। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो कौन लेते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऐसे हमारे केस में हुआ कि जब ज़कीर हुसैन मरे, ठीक है, हाँ, ज़कीर हुसैन मरे तो वीवी गिरी आए प्रेसिडेंट की पोस्ट पे, लेकिन वीवी गिरी के द्वारा रिजाइन दे दिया गया। फिर कौन आएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आएंगे। उस समय पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? एम हदीतुल्ला, ध्यान रखिएगा। 49 का थर्ड, एम हदीतुल्ला। क्वेश्चन नंबर 50, द फर्स्ट वुमेन जज टू बी द अपॉइंटेड टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज, दो ऐसा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एक साथ पढ़ने की आदत पड़ी है, कोई बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट वाज कौन था? एम फातिमा बीवी। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दूँ क्वेश्चन को, द फर्स्ट वुमेन जज को काट दूँ और चीफ जस्टिस लिख दूँ, टू बी अपॉइंटेड टू द, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को काट दूँ और हाई कोर्ट को काट दूँ। अब पढ़ो क्वेश्चन, द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस टू बी द अपॉइंटेड टू द हाई कोर्ट वाज, फिर आएगा लीला सेठ, ठीक है। तो ध्यान रखना, लीला सेठ हमारी फर्स्ट चीफ जस्टिस थी किसमें? हाई कोर्ट में। और कौन से हाई कोर्ट, मतलब कौन से रीजन की, कौन से स्टेट की? तो ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश की, ठीक है। फर्स्ट चीफ जस्टिस लीला सेठ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। और फर्स्ट वुमेन जज कौन था, मतलब जज कौन थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर? फर्स्ट वुमेन जज कौन थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर? एम फातिमा बीवी। तो ये था लास्ट। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। देखो ये चैनल अभी भी खोला है मैंने, तो थोड़ी टीचिंग स्किल भी अभी थोड़ी कम है, तो मुझे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है हमारा, बहुत जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा, चैप्टर 18। जी धन्यवाद।